नमस्ते दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। और जैसा कि दो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ा चुके हैं, आप लोगों को यूरोप कंपनियों के बारे में डिस्कस हो रहा था। दो पिछले क्लास से पहला क्लास हुआ था पुर्तगाल, दूसरा हुआ था डच, आज होगा अंग्रेज कंपनियों के बारे में। फिर आपको एक मोटिवेट करने के लिए बोल दिया जाए कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखें में आंखें डाल के बोला चल झूठी इतनी तेरी औकात नहीं। आइए चलते हैं अपने क्लास की तरफ और अंग्रेज सत्ता या कंपनी जो भी कहे उसकी तरफ चलते हैं। अंग्रेज कंपनियों का सूत्रपात 1599 में हुआ था। ब्रिटेन में 1599 में अंग्रेज कंपनियों का सूत्रपात हुआ था। किसके द्वारा? वहाँ के साहसी व्यापारियों के द्वारा। और वह सब एक आवेदन के थ्रू, उस समय ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ थी और एक पूरे जितने थे ब्रिटेन में व्यापारी, वो सब व्यापारी इकट्ठा होकर और एक आवेदन महारानी के पास लिखे। और महारानी के पास लिखने के बाद पहुँचे जब महारानी से आदेश लेने के लिए, तो महारानी ने मना कर दिया, इनकार कर दिया, कहा नहीं जाएगा कोई। उस समय उन व्यापारियों के पास पैसा था 30,133 पाउंड में रुपया था। जब इनकार कर दी महारानी, तो फिर अगला साल पहुँचे, आवेदन फिर भरा गया, फिर प्रस्ताव डाला गया कंपनी के लिए भारत में आने के लिए। दूसरा साल जब पहुँचे तो उन लोग के पास रुपया था 68,165 पाउंड था, लगभग में था। फिर उसके बाद जब वो महारानी से अनुमति इसी के साथ मिला। अब हम लोग आगे चलते हैं। यह सब बेसिक था, एक जनरल नॉलेज के लिए हम बताए थे, यह कहीं पूछेगा नहीं। बशर्ते निर्माण कहाँ से हुआ है कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण कैसे हुआ है, हम वो आपको बताए हैं। और आगे चलते हैं इसी क्लास को लेकर। 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ द्वारा एक प्रस्ताव, एक नियम बनाया गया। उसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज के माध्यम से कंपनी का निर्माण हुआ। और उस कंपनी का नाम ब्रिटेन में था रॉयल चार्टर ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रदान किया गया। रॉयल चार्टर ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रदान कर कंपनी का गठन हुआ, जो कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से हम लोग जानेंगे आगे चल के। और ईस्ट इंडिया कंपनी का आधुनिक भारत में ही सिर्फ नहीं निर्माण है, नहीं जानेंगे उसको हम जब संविधान पढ़ेंगे पृथ्वी सर से, तो वो भी बताएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का महत्व क्या है। वैसे तो लूटा, लेकिन हमारे देश में बहुत से अंग्रेजों के संविधान से या नियम से बहुत से हमारे संविधान में जुड़ा गया, जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 से बहुत ज़्यादा स्रोत लिया गया है। पढ़ेंगे उसके बारे में भी, अंग्रेज के बारे में। लेकिन आज चलते हैं आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। उससे जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ 1600 में, उस समय मुगल बादशाह, भारत का मुगल बादशाह अकबर था, जो कि उसका शासनकाल 1526 से लेकर 1605 तक था। यह मुगल बादशाह, ये तीसरा बादशाह था। इसका पिता का नाम हुमायूं था। और इसके बारे में हम लोग आगे से बहुत विस्तार से, बहुत विधिवत पढ़ेंगे भी। तत्काल में इतना ही हम लोग चलते हैं। अकबर, उस समय जो कंपनी का निर्माण हुआ 1600 में, और भारत है, उसका गवर्नर था थॉमस स्मिथ उस समय का गवर्नर था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। और भारत का शासक था अकबर, जो कि 1526 से लेकर
और 1605 तक उसका कार्यकाल था। उसके बाद जहांगीर गद्दी पे बैठेगा, उसके बारे में भी हम लोग बहुत विधिवत पढ़ेंगे, बहुत पूर्णतः अच्छा लगेगा वो पढ़ते हुए। उससे पहले 1600 जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उससे पहले भी लिवेंट कंपनी का एक गठन हुआ था ब्रिटेन में। लिवेंट कंपनी का गठन हुआ था जब पुर्तगालियों के माध्यम से चर्चित हुआ यूरोप में। तो भारत एक सोने का कटोरा है, यहाँ पे मसाला का ज़्यादा उत्पादन होता है, जो कि वास्को डी गामा हमारे भारत से काली मिर्च ले जाकर 60 गुना फायदा पर भी बेचा था, आप लोग को हम बता चुके हैं। उसी के वजह से जब चर्चित हुआ तो वहाँ पे एक कंपनी का निर्माण हुआ, लिवेंट कंपनी, जो कि 1512 में वहाँ के ब्रिटेन के रानी या ब्रिटेन के शासक से अनुमति लिए थे सब, लेकिन वहाँ पे अनुमति नहीं दिया गया। अनुमति मांगी थी लेकिन वहाँ के महारानी ने अनुमति नहीं दी थी। और वो किस रास्ता के वजह से, किस रास्ता के लिए अनुमति मांगे थे, तो वो स्थलीय मार्ग के लिए अनुमति मांगे थे। यह इंपॉर्टेंट रहेगा, जनरल नॉलेज कहीं पूछता नहीं, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए हम बता दे रहे हैं। तो वो स्थलीय मार्ग के लिए लिवेंट कंपनी ने चालू किया था। उसके बाद आएंगे हम लोग जहांगीर के बारे में। जानते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण में जहांगीर का भी बहुत बड़ा हाथ है, जो कि उसके दरबार में विलियम हॉकिंस आया था। विलियम हॉकिंस आया था, कब आया था? तो 1608 में आया था, और उसको 1608 में आया था और वो मुगल दरबार से 1613 में निकला। 1613 में निकला। वो एक फारसी का भी, विलियम हॉकिंस फारसी का भी बहुत अच्छा ज्ञाता था, और वो मुगल दरबार में फारसी भाषा का ही प्रयोग करता था, ना कि किसी अन्य भाषा का। और इसी से फारसी भाषा का वजह से, प्रयोग करने से वजह से जहांगीर खुश होकर उसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। कि आप लोग जानते होंगे इंग्लिश खान की उपाधि किसी की है? इंग्लिश खान की उपाधि जहांगीर ने दी थी हॉपकिंस को। पहला अंग्रेज यात्री भी हॉपकिंस का ही नाम आता है। 1608 में आया, 1613 में गया। उसी से खुश होकर जहांगीर ने 1609 में अनुमति दे दी थी कंपनी की। और एक इम्पोर्टेंट बात जो कि शायद किसी को ही मालूम होगा या है, उसको कंपनी की अनुमति तो दिया ही, कंपनी की अनुमति 1609 में, लेकिन साथ में 400 का मनसबदारी भी जहांगीर ने दे रखा था। 400 का मनसबदारी भी दे रखा था हॉपकिंस को। यह शायद किसी को कोई बताता भी नहीं है, मालूम भी किसी को नहीं होगा, इसलिए इम्पोर्टेंट रखेंगे। मनसबदारी भी 400 का मनसबदारी भी दे रखा था। आगे पढ़ेंगे। जो कंपनी 1600 अनुमति देने के बाद 1611 में मुसलीपट्टनम में एक कंपनी खोला गया, जो कि वो अस्थायी निकला। वो उसका मतलब वो तुरंत बंद हो गया, वो सही से चल नहीं पाया। उसके बाद अस्थायी खोला 1613 में, सूरत में कंपनी खुला 1613 में। बोलेगा अंग्रेज कंपनी का अस्थायी कंपनी कब खुला? तो 1613 में। ठीक। अस्थायी कंपनी कब खोला? तो 1611 ईस्वी में अस्थायी खुला था मुसलीपट्टनम में, और सूरत वाला अस्थायी था। आगे चलेंगे। एक अंग्रेज अधिकारी था थॉमस वेस्टन, जो कि पुर्तगालियों को उसने हराया था। थॉमस वेस्टन ने पुर्तगालियों को हराया था, और किस स्थान पे हराया था? तो अस्कवाली में। अस्कवाली जो कि वो गुजरात के सूरत राज्य में पड़ता है वर्तमान में। उस समय सूरत होगा नहीं होगा, लेकिन उस समय के गुजरात के सूरत राज्य में आज के अस्कवाली पड़ता है। उसके बाद 1664 का कहानी आप लोग जानते ही होंगे। 1664 का कहानी हम लोग आज थोड़ा सा बताते हैं आप लोग को। 1664 में ब्रिटेन का शासक था, राजा था चार्ल्स द्वितीय। और पुर्तगाली
कन्या या पुर्तगाली कहिए तो राजकुमारी थी। इन दोनों का विवाह हुआ एक आपसी संबंध बनाने के लिए, ताकि भारत में आप लोग जानते होंगे उस समय भी बहुत से शासक थे, मराठा थे, मुगल थे। इस सब को मतलब तहस नहस करने के लिए, ख़त्म करने के लिए पुर्तगाली और अंग्रेज में दोनों में वैवाहिक संबंध बना। वैवाहिक संबंध बना तो उस समय जो बम्बई था वह पुर्तगालियों के हाथ में था, पुर्तगालियों के कब्जा में था, और विवाह के माध्यम से वो दहेज स्वरूप अंग्रेजों को दे दिया गया, चार्ल्स द्वितीय को दिया गया। वह लगभग 6 से 7 साल तक अपने कब्जे में रखा, और कब्जे में रखने के बाद वो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से प्रति साल 10 पाउंड के माध्यम से दे दिया गया। अब आगे जानेंगे। वही था सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ था पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से। उपहार स्वरूप बम्बई मिला था। कुछ साल बाद 10 पाउंड के सालाना पर दिया। अगला गवर्नर के बारे में कुछ आया था, एक इम्पोर्टेंट गवर्नर जो कि जॉन चाइल्ड था। अंग्रेजों का जॉन चाइल्ड था, गवर्नर के रूप में आया था। उसने बम्बई और पश्चिमी तट प्लस मुगल बंदरगाहों को कब्जा में कर लिया। मुगल बंदरगाहों को कब्जा में कर, और हज करने वाले जो यात्री थे, जो जाते थे, उन सब को रोक दिया, बंद कर दिया। नहीं, कोई नहीं बोला यहाँ से कोई नहीं हज के लिए जाएंगे। और उस समय मुगल बादशाह था औरंगजेब। औरंगजेब का कार्यकाल आप लोग जानते होंगे 1658 से लेके और 1707 तक था। 1658 से लेके और 1707 तक औरंगजेब शासक किया। 1688 में एक अभियान चलाया है जॉन चाइल्ड के द्वारा। जॉन चाइल्ड के थ्रू एक अभियान चला उसके विरुद्ध में, और अभियान चलाकर अंग्रेजों को निकाल फेंका बाहर से। पूछता है क्वेश्चन, अक्सर पूछता है, अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध सबसे पहला शासक कौन था जिसने युद्ध किया? तो औरंगजेब ही किया था, और उस समय अंग्रेजों का सेनापति था जॉन चाइल्ड। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे कर्नाटक का युद्ध होता है। कर्नाटक का युद्ध आप लोग जानते होंगे, अंग्रेज प्लस फ्रांसीसी में हुआ था। अंग्रेज प्लस फ्रांसीसी में 1646 से लेकर 1748 में हुआ था। गलती हो गया, कुछ मिस्टेक। 1746 से 48 में हुआ था, और कारण क्या था? ऑस्ट्रेलिया को उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। ऑस्ट्रेलिया को उत्तराधिकार के लिए आरंभ कब हुआ था? तो 1740 में। आरंभ 1740 में हुआ था, समाप्त हुआ था 1748 में। एक सला सापेल के संधि के द्वारा समाप्त हुआ। और उस समय जो अंग्रेजों के था मद्रास, अंग्रेजों के हाथ में था, फ्रांसीसियों ने छीन लिया। जब एक सला सापेल का संधि हुआ तो वह एक सला सापेल के संधि के द्वारा अंग्रेजों को सौंपा गया मद्रास। और उस समय पूछेगा कर्नाटक का नवाब कौन था? तो अनवरू सिंह था। अनवरू सिंह का एक सेनापति था मजहरुल एक सेनापति था, और उसने फ्रांसीसियों पर 10,000 सैनिक लेकर फ्रांसीसियों पर आक्रमण किया। और उस समय आक्रमण करने के बाद वो बुरी तरह फ्रांसीसियों से हारा गया, और यहीं से कर्नाटक का युद्ध समाप्त होता है। ठीक है, उनको से रिक्वेस्ट है कि आप पढ़िए, तैयारी कीजिए अच्छे से, और कमेंट बॉक्स में कैसा लगा वीडियो, कुछ गलती हुआ होगा तो उस पर गौर न किया जाए, जो अच्छा लग रहा है उस पर गौर किया जाए। कमेंट बॉक्स में बताएं कैसा लगा, कैसा नहीं लगा वीडियो, क्या सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है।